हेलो दोस्तों, लगभग 75 साल पहले दो देश आजाद हुए थे, भारत और चीन। फिर दोनों देश के विकास में इतना फर्क कैसे आया? सन 1949 में चाइना आजाद हुआ, जबकि भारत सन 1947 में ही आजाद हो गया था। फिर भी चाइना आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बना? क्यों चाइना के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री है? और भारत में इतना टैलेंट होने के बाद भी आज भारत इतना पीछे क्यों है? दोस्तों, क्या गलती ब्रिटिश की है, नेताओं की है, या हमारी भी है? आओ दोस्तों, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरे साथ साथ आप भी समझ पाओ कि इंडिया का फ्यूचर कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, इंडिया और चाइना दोनों गरीब देश थे, भूखे अनपढ़ लोग और टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन दोनों में एक फर्क था। इंडिया आजाद हुआ 1947 में और इंडिया ने चुना डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, डिबेट, डिसीजन और डिसएग्रीमेंट। और चाइना आजाद हुआ 1949 में और चाइना ने चुना कम्युनिज्म, सिर्फ एक पार्टी और एक डायरेक्शन, जिसका लक्ष्य एक वर्गहीन समाज का निर्माण करना था। एक ऐसा समाज जहां अमीर या गरीब वर्ग ना हो और सभी लोग एक समान माने जाएं, जहां उत्पादन के सभी साधन सिर्फ जनता के लिए हों और धन का वितरण व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार किया जाए, न कि निजी लाभ के लिए। जहां भारत का मानना था कि लोग आजादी से बोले, वहीं चाइना ने कहा कि लोग सिर्फ काम करें। यहाँ तक कोई गलत नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी दोनों के रिजल्ट इतने अलग क्यों थे? इसको समझने के लिए दोनों देशों के विकास का मॉडल समझना बहुत जरूरी है। चाइना में माओ का मानना था, दोस्तों, माओ यहाँ पर एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और चीन के संस्थापक भी थे। इनका मानना था कि एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। इन्होंने कलेक्टिविज्म पर जोर दिया, यानी लोग मरे तो मरे, लेकिन देश की आर्थिक और सैन्य नींव खड़ी होनी चाहिए। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों। इसमें जो किसान खेती करते थे, उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई और बड़े स्तर पर कारखाने खोले गए। लोगों को घर घर में स्टील बनाने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि माओ का मानना था कि इस प्रयास से वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन घरों में बनाया गया स्टील बेहद घटिया निकला और खेती न करने की वजह से अनाज का उत्पादन बिल्कुल कम हो गया और इसका अंत चीन के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल बन गया। भूखमरी और बीमारी के कारण 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए और भूखमरी इतनी बढ़ गई थी दोस्तों कि लोगों ने घास, मिट्टी और पेड़ों की छाल तक खाई। माओ ने फिर भी कहा, पहले देश बनेगा, बाद में लोगों के कंफर्ट के बारे में सोचा जाएगा। दोस्तों, कड़े फैसले लिए गए, चाहे लोग मर रहे थे, फिर भी फैक्ट्रियां खड़ी होती गई। और इंडिया में नेहरू जी का मानना था कि भारत बहुत से धर्म और संस्कृति वाला देश है, उसे वैसा ही रहना चाहिए। नेहरू ने दुनिया को भी एक आदर्श के नजरिए से देखा। जहाँ पर माओ दुनिया से आगे निकलने की सोच रहा था, वहाँ पर इंडिया सॉफ्ट अप्रोच के साथ चल रहा था। नेहरू जी ने देश के विकास के लिए और खासकर बड़े उद्योगों के लिए पंचवर्षीय योजना निकाली। अगर देखा जाए तो इरादे भारत के भी अच्छे थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि विकास की गति धीमी रही क्योंकि योजनाओं को लेट लागू किया गया। नेहरू जी का मानना था कि भारत एक ऐसा देश बने जिसमें सब खुश और सुरक्षित रहे और सबको अपनी बात कहने का मौका मिले। और चाइना सोच रहा था कि दुनिया से कैसे जीता जाए, और वहीं भारत का सोचना था कि सबको साथ लेकर कैसे चला जाए। तो दोस्तों, यहाँ तक सब ठीक था, तो भारत चाइना से इतना पीछे कैसे रह गया? क्योंकि चाइना ने प्रैक्टिकल को पहले रखा। उन्होंने शुरू से ही लोगों को सिखाया कि मोबाइल को असेंबल कैसे किया जाता है। उन्होंने शुरू से लोगों को सिखाया कि खिलौने कैसे बनाए जाते हैं। और इतने स्किल मिलने के बाद लोगों ने इतना सामान बना दिया कि पूरा चाइना भर गया, क्योंकि सीखना और उसको क्रिएट करना लोगों का पैशन बन चुका था। फिर वह सामान दुनिया को एक्सपोर्ट किया गया और उसका रिजल्ट, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, वो मोबाइल हो या आपके बच्चे के हाथ में टॉय हो या आपके होम अप्लायंसेस हो, सब मेड इन चाइना है। और भारत ने चुना द फाइल मॉडल। बच्चों को कहा गया, खूब पढ़ो, डिग्री लो और जॉब के लिए एग्जाम दो। आज के हालात ऐसे हैं दोस्तों कि एक नौकरी के लिए करोड़ों बच्चे लाइन में लगे होते हैं। सबका सपना है सरकारी नौकरी लेने का, क्योंकि हर कोई साहब बनना चाहता है। फैक्ट्रीज में कौन काम करे? और देश में बढ़ती बेरोजगारी का यह एक सबसे बड़ा कारण भी है दोस्तों, क्योंकि नौकरी तो लिमिटेड है पर कैंडिडेट करोड़ों हैं। भारत में हमने जॉब को सब कुछ मान लिया है और मैन्युफैक्चरिंग या हाथ के काम को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं। यही है हमारी गलती, जिसकी वजह से भी आज हम पीछे हैं। यहाँ हमें चाइना से सीखना चाहिए कि देश को कैसे आगे लेकर जाना है। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, कुछ न कुछ प्रोड्यूस करना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। वैसे अब भारत बहुत कोशिश कर रहा है, जैसे मेक इन इंडिया।
अब हमें भी सरकारी जॉब के बुखार से बाहर निकलकर कुछ स्किल सीखनी चाहिए ताकि हमारा देश भी आगे जा सके। अब आते हैं दोस्तों पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन में दोनों ही देश लगभग बराबर हैं, पर चीन अपनी आबादी को एक ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वह सोचता है कि अगर हर हाथ में काम होगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। और वहीं इंडिया में यूज होता है रैली मॉडल, क्योंकि भारत में आबादी का इस्तेमाल अक्सर चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। यहाँ नेताओं के लिए लोग सिर्फ एक वोट बैंक हैं। चीन ने भीड़ को मशीन बनाया, पर भारत ने भीड़ को नारेबाजी में लगा दिया। अब नेताओं की बात आ ही गई है दोस्तों, तो देश के भ्रष्टाचार और सिस्टम पर भी बात कर ही लेते हैं। पहले एक नजर चीन पर डाल लेते हैं दोस्तों। चीन में भ्रष्टाचारी या चोरी का मतलब है मौत। भ्रष्टाचार को देशद्रोह के समान माना जाता है, चाहे फिर कोई अधिकारी हो या करोड़पति, किसी को नहीं बख्शा जाता। अब बात करते हैं भारत की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ दोषी तब तक निर्दोष है जब तक उसके दोष साबित न हो जाए। और कहीं ना कहीं ये सिद्धांत भ्रष्टाचार के मामलों में कमजोरी बन जाता है। भ्रष्टाचार के केसों में तारीख पर तारीख लगती है और गवाह और सबूत जुटाने में इतना समय लग जाता है कि सजा का कोई महत्व ही नहीं रहता, क्योंकि रसूखदार लोग कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर सालों तक बेल पर बाहर रहते हैं। भारत में एजेंसियां भी अक्सर राजनीतिक दबाव में ही काम करती हैं। जांच को इतना लंबा खींच दिया जाता है कि जांच करने वाले अधिकारी ही रिटायर हो जाते हैं और फाइलें दब जाती हैं और लोग भी अक्सर उस अपराध को भूल जाते हैं। इंडिया में अक्सर अपराधी ऐसे बच निकलते हैं। दोस्तों, विकास के लिए सिर्फ कानून होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस कानून का प्रभाव होना भी बहुत जरूरी है। चीन अपने ही अधिकारियों की बलि देकर आज सबसे आगे निकल चुका है और भारत स्वतंत्र और लोकतंत्र होते हुए भी इतना पीछे है क्योंकि भारत के नेताओं और सिस्टम की सुस्ती के हमारी विकास की गति को लकवा मार दिया है। हम आजाद तो जरूर हैं दोस्तों, लेकिन उसी आजादी का फायदा उठाकर कुछ लोग देश की तिजोरी को खोखला कर रहे हैं। क्या आपको लगता है दोस्तों कि हमें भी चीन जैसा तानाशाह सिस्टम चाहिए? मुझे लगता है नहीं, पर ऐसा भारत जरूर चाहिए जहाँ लोकतंत्र का मतलब भ्रष्टाचार की छूट ना हो, जिसे सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा देश इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे नेता तय ही नहीं कर पा रहे हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है या राजनीति। जब तक इनके लिए वोट बैंक देश के भविष्य से बड़ा रहेगा, तब तक भारत पीछे ही रहेगा। विकास रातों रात कभी नहीं आता दोस्तों। चीन ने 30 साल आगे की सोचकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जबकि हम आज भी 5 किलो मुफ्त राशन और अगले चुनाव में उलझे हुए हैं। जिस दिन हम तय कर लेंगे कि आज के लालच को छोड़कर भविष्य के बारे में सोचना है, उसी दिन हम चीन से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से आगे निकल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि भारत पीछे ना रहे, तो इन बातों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। जो तुम्हें वोट बैंक की तरह यूज करे उसके पीछे मत चलो, बल्कि जो देश को आगे ले जाने की बात करे उसी का हाथ पकड़ो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए देश से बड़ा कोई वोट बैंक नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके सुझाव मुझे कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद।